अगर आज की दुनिया को देखा जाए तो ये साफ लगता है कि इंसान ने तकनीक में बहुत तेजी से तरक्की की है, लेकिन इसी तेजी के साथ एक सच्चाई भी सामने आई है कि पूरी मानव जाति अभी भी सिर्फ एक ग्रह और एक तारे पर निर्भर है। पृथ्वी और सूरज के बाहर इंसान की कोई स्थायी मौजूदगी नहीं है। यही तथ्य वैज्ञानिकों को लंबे समय से चिंतित करता रहा है। पृथ्वी पर जीवन को कई तरह के खतरे हैं। इनमें प्राकृतिक खतरे भी शामिल हैं, जैसे बड़े उल्कापिंड का टकराना, ज्वालामुखी विस्फोट और सूरज से निकलने वाले शक्तिशाली सोलर तूफान। इसके अलावा इंसान द्वारा पैदा किए गए खतरे भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, बायोडायवर्सिटी का नाश और तकनीकी दुर्घटनाएं। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इनमें से कोई भी खतरा पूरी सभ्यता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से अंतरिक्ष एजेंसियों और शोध संस्थानों में यह सवाल उठा कि क्या पूरी मानव सभ्यता को सिर्फ एक ग्रह पर सीमित रखना समझदारी है। इतिहास बताता है कि जब कोई प्रजाति सिर्फ एक ही स्थान पर निर्भर रह जाती है तो उसके विलुप्त होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए लंबे समय तक जीवित रहने के लिए फैलाव जरूरी होता है। शुरुआत में ध्यान चंद्रमा और मंगल पर गया। चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने की योजनाएं बनी और मंगल को भविष्य का दूसरा घर कहा गया। लेकिन गहराई से देखने पर यह साफ हुआ कि ये दोनों जगहें पृथ्वी की मदद के बिना टिक नहीं सकती। वहाँ न सांस लेने लायक हवा है, न तरल पानी और न ही प्राकृतिक रूप से भोजन उगाने की क्षमता। इन जगहों पर रहने के लिए हर चीज पृथ्वी से भेजनी पड़ती है या पृथ्वी की तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर पृथ्वी किसी बड़ी आपदा से प्रभावित होती है तो चंद्रमा और मंगल की बस्तियां भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि सौरमंडल के अंदर रहकर इंसान पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। यहीं से सौरमंडल के बाहर जाने की बात गंभीर रूप से शुरू हुई। सौरमंडल के बाहर जाने का मतलब होता है किसी दूसरे तारे के आसपास इंसानी मौजूदगी बनाना। इसे ही इंटरस्टेलर कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ एक जरूरी बात समझना आवश्यक है कि हर बाहरी मिशन कॉलोनी नहीं होता। इंटरस्टेलर कॉलोनी का मतलब यह नहीं है कि कुछ वैज्ञानिक किसी दूसरे तारे के पास जाकर रिसर्च करें और वापस आ जाएं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि सिर्फ मशीनें या रोबोट भेज दिए जाएं। इंटरस्टेलर कॉलोनी वही मानी जाएगी जहां इंसान लंबे समय तक बिना पृथ्वी की मदद के रह सके, वहां अगली पीढ़ी जन्म ले सके और जीवन खुद चल सके। इसके बाद पुराने कई आइडिया अपने आप हट गए। छोटे मिशन, थोड़े समय के लिए बने स्टेशन या सिर्फ रिसर्च करने की जगह को कॉलोनी नहीं कह सकते। कॉलोनी वही है जो अपने दम पर खुद जी सके और चल सके। लेकिन इस तरह की कॉलोनी बनाना बेहद कठिन काम है। सबसे बड़ी समस्या दूरी है। सौरमंडल के बाहर सबसे नजदीकी तारा भी इतना दूर है कि आज की तकनीक से वहां पहुंचने में कई दशक लग सकते हैं। यह दूरी आज तक किए गए किसी भी अंतरिक्ष मिशन से कई गुना अधिक है। इसके अलावा अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से इंसानी शरीर पर असर पड़ता है। हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। इसलिए इंटरस्टेलर यात्रा सिर्फ रॉकेट की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे इंसानी शरीर और जीवन शैली की समस्या है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि इंटरस्टेलर कॉलोनी का उद्देश्य आरामदायक जीवन देना नहीं होगा। इसका मुख्य उद्देश्य मानव प्रजाति को जीवित रखना होगा। वहाँ का जीवन कठिन, सीमित और तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भर होगा। इसी वजह से इंटरस्टेलर कॉलोनी को आखिरी विकल्प के रूप में देखा जाता है, न कि पहले विकल्प के रूप में। जब यह साफ हो गया कि पृथ्वी और सौरमंडल हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है, तब इस दिशा में गंभीर रिसर्च शुरू हुई। आज यह विषय सिर्फ कल्पना नहीं रहा। अंतरिक्ष एजेंसियां, विश्वविद्यालय और निजी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं कि किन हालात में इंसान को सौरमंडल से बाहर जाना पड़ेगा और वह कैसे संभव होगा। यह काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहीं पर इस विचार का पहला चरण पूरा होता है। इंसान ने यह मान लिया कि अगर भविष्य को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ पृथ्वी पर टिके रहना काफी नहीं है। जब वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान को सौरमंडल के बाहर जाना पड़ सकता है, तब अगला काम यह तय करना था कि बाहर जाने का मतलब किस दिशा में जाना है। ब्रह्मांड बेहद विशाल है, लेकिन इंसान की तकनीक और समय दोनों सीमित है। इसलिए खोज की शुरुआत उन्हीं तारों से की गई जो हमारे सूरज के सबसे नजदीक हैं। एस्ट्रोनॉमी में दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इसका मतलब है रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है। सूरज के बाद सबसे नजदीकी तारा भी हमसे 4 लाइट ईयर से ज्यादा दूर है। आम इंसान के लिए इस दूरी की कल्पना करना भी मुश्किल है और अंतरिक्ष यात्रा के हिसाब से यह बहुत लंबा सफर माना जाता है। सबसे पहले वैज्ञानिकों का ध्यान प्रोक्सिमा सेंटोरी पर गया। यह तारा सूरज के सबसे पास है और इसके आसपास एक ग्रह पाया गया है। इस ग्रह का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी रखा गया।
शुरुआती अध्ययनों से संकेत मिले कि यह ग्रह अपने तारे से ऐसी दूरी पर है जहां तरल पानी मौजूद होने की संभावना बन सकती है। यही कारण है कि इसे जीवन की संभावना वाला ग्रह माना गया। लेकिन जब इस ग्रह का गहराई से अध्ययन किया गया तो कई गंभीर समस्याएं सामने आई। प्रोक्सिमा सेंटोरी सूरज जैसा शांत तारा नहीं है, यह बहुत ज्यादा सक्रिय है और बार बार तेज रेडिएशन और ऊर्जा के विस्फोट करता है। ऐसे विस्फोट किसी भी ग्रह की सतह और वातावरण दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वहां इंसान को रहना है तो उसे जमीन के ऊपर खुलकर रहने का मौका शायद ही मिले। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम का अध्ययन किया। यह एक छोटा तारा है जिसके चारों ओर कई ग्रह घूमते हैं। इनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपने तारे से सही दूरी पर हैं। यह बात वैज्ञानिकों के लिए इसलिए अहम थी क्योंकि एक ही सिस्टम में कई विकल्प मिल रहे थे। अगर एक ग्रह काम ना करे तो दूसरे पर ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी स्थिति आसान नहीं थी। ट्रैपिस्ट-1 का तारा भी छोटा और सक्रिय है। इसके ग्रहों पर दिन और रात का संतुलन पृथ्वी जैसा नहीं है। कई ग्रहों पर एक ही हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इससे स्थिर जलवायु बन पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और जीवन के लिए स्थिर वातावरण तैयार करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने टाउ सिटी नाम के तारे पर अध्ययन किया। यह तारा हमारे सूरज जैसा ही है और बाकी तारों की तुलना में ज्यादा शांत माना जाता है। इसके आसपास भी ग्रह पाए गए हैं। यह सिस्टम इसलिए महत्वपूर्ण लगा क्योंकि इसका तारा स्थिर है और लंबे समय तक वैसा ही रह सकता है। लेकिन इसकी दूरी पहले के विकल्पों से ज्यादा है और इसके आसपास अंतरिक्ष मलबे की मात्रा भी अधिक है जो यात्रा को जोखिम भरा बना सकती है। इन सभी अध्ययनों से एक बात साफ हो गई, कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित या पृथ्वी जैसी अनुकूल नहीं है। जो ग्रह नजदीक हैं, वे ज्यादा खतरनाक हैं। जो थोड़े सुरक्षित लगते हैं वे बहुत दूर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान को समझौता करना ही पड़ेगा। यहीं से वैज्ञानिकों की सोच बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि पहली इंटरस्टेलर कॉलोनी आराम से रहने के लिए नहीं होगी। उसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि इंसान वहाँ जिंदा रह सके। हवा, पानी और तापमान का बिल्कुल प्राकृतिक होना जरूरी नहीं है, अगर तकनीकी की मदद से उन्हें नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही यह भी समझा गया कि कॉलोनी सिर्फ किसी ग्रह की सतह पर ही बनाना जरूरी नहीं है। अगर सतह बहुत ज्यादा खतरनाक हो तो जमीन के नीचे, बर्फ के नीचे या बड़े अंतरिक्ष आवासों में भी इंसान रह सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे तारा सिस्टम को देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ एक ग्रह को। वैज्ञानिकों ने यह भी स्वीकार किया कि जब इंसान वहां पहुंचेगा तब हालात वैसे नहीं भी हो सकते हैं जैसे आज अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगेगा। तारे की सक्रियता बदल सकती है और ग्रह की परिस्थितियां भी समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए योजना ऐसी बनानी होगी जो बदलाव के साथ चल सके। इस कारण पहली इंटरस्टेलर कॉलोनी के लिए किसी एक परफेक्ट ग्रह की तलाश छोड़ दी गई। इसके बजाय ऐसे सिस्टम को प्राथमिकता दी गई जहां संसाधनों की संभावना हो, ऊर्जा मिल सके और जरूरत पड़ने पर जगह बदली जा सके। यह पूरा चरण बहुत धीरे और सावधानी से आगे बढ़ा, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी सिर्फ मिशन की असफलता नहीं बल्कि दर्शकों की मेहनत और हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती थी। अब यह साफ हो चुका था कि सही जगह ढूंढना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। असल चुनौती उससे भी बड़ी थी, वहां तक सुरक्षित पहुंचना और पूरे सफर के दौरान इंसानों को जिंदा रखना। यहीं से अगला और अंतिम चरण शुरू हुआ। इसमें तय किया गया कि यात्रा कैसे की जाएगी, इंसानों की भूमिका क्या होगी और क्या हर हाल में इंसान को खुद जाना जरूरी है या मशीनों और रोबोट्स की मदद ली जा सकती है। जब संभावित तारा प्रणालियां चुन ली गईं, तब सबसे बड़ा सवाल सामने था, इंसान वहां पहुंचेगा कैसे और इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहेगा। यह सिर्फ रॉकेट की ताकत का मामला नहीं था, बल्कि समय, शरीर, संसाधनों और पूरे मिशन के नियंत्रण का सवाल था। आज की वैज्ञानिक समझ के अनुसार प्रकाश की गति से तेज यात्रा संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी इंटरस्टेलर ट्रैवल में कई दशक या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। यही कारण है कि पारंपरिक अंतरिक्ष यात्रा के तरीके यहाँ काम नहीं आते। वैज्ञानिकों को ऐसे सिस्टम विकसित करने पड़े जो दशकों तक बिना रुके भरोसेमंद तरीके से काम कर सके। सबसे पहले जिस तरीके पर गंभीर चर्चा हुई वह था बहुत बड़े और धीमे अंतरिक्ष यान। ऐसे यान जो तेजी से नहीं बल्कि लगातार स्थिर गति से चलते रहें। इन यानों को इस तरह बनाया जाना जरूरी है कि वे खुद की मरम्मत कर सकें, अपने सिस्टम को संभाल सकें और बाहरी मदद के बिना काम करते रहें, क्योंकि एक बार सौरमंडल से बाहर निकलने के बाद पृथ्वी से कोई इमरजेंसी सपोर्ट संभव नहीं होगी। इंसानी शरीर को लेकर भी बड़ी चुनौती थी।
अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से हड्डियां कमजोर पड़ती हैं और मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और कई जैविक प्रक्रियाएं बिगड़ जाती हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने ऐसे डिजाइन पर काम किया जिनमें घूमने वाले हिस्से हों ताकि कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा किया जा सके। ये पृथ्वी जैसा तो नहीं होगा, लेकिन शरीर को पूरी तरह खराब होने से बचा सकता है। इसके साथ ही भोजन और पानी की व्यवस्था भी बेहद महत्वपूर्ण थी। इतने लंबे सफर में बाहर से आपूर्ति संभव नहीं है, इसलिए बंद प्रणाली विकसित की गई जिसमें पानी को बार बार साफ करके इस्तेमाल किया जाए और भोजन जहाज के अंदर ही पैदा किया जाए। पौधों, शैवाल और सूक्ष्म जीवों पर आधारित बंद भोजन प्रणालियों पर सबसे अधिक शोध किया गया क्योंकि वे कम जगह में ज्यादा उपयोगी साबित होती हैं। इसके बाद आया सबसे संवेदनशील मुद्दा, इंसानों को पूरी यात्रा के दौरान जागते रखना चाहिए या नहीं। वैज्ञानिकों ने माना कि अगर इंसान पूरी यात्रा के दौरान जागते रहेंगे तो मानसिक तनाव, सामाजिक समस्याएं और संसाधनों की खपत बहुत बढ़ जाएगी। इसी वजह से क्रायोजेनिक तकनीक पर शोध तेज हुआ। क्रायोजेनिक सिस्टम का मतलब है इंसान को बहुत कम तापमान पर ऐसी अवस्था में रखना जहां शरीर की गतिविधियां लगभग रुक जाएं। इस अवस्था में शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है और बहुत कम संसाधन खर्च होते हैं। इस तकनीक पर अभी भी शोध चल रहा है क्योंकि लंबे समय तक इंसानी शरीर को सुरक्षित रखना बेहद कठिन काम है। लेकिन यह तरीका इसलिए जरूरी माना गया क्योंकि इससे यात्रा में शामिल लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और जोखिम कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और व्यावहारिक समस्या थी संचार की। सौरमंडल से बाहर जाने के बाद रेडियो या सामान्य संकेत तुरंत नहीं पहुंच सकते, संदेशों को पहुंचने में सालों लग सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर रिले सिस्टम का विचार रखा। इसमें रास्ते में ऐसे संचार उपकरण छोड़े जाएंगे जो संदेशों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इससे पृथ्वी और इंटरस्टेलर मिशंस के बीच संपर्क बना रहेगा, भले ही बहुत धीमा क्यों ना हो। अब सबसे विवादित लेकिन व्यावहारिक सवाल सामने आया, क्या हर हाल में इंसान को खुद वहां जाना जरूरी है? क्योंकि इंसान को भेजना सबसे महंगा और जोखिम भरा काम है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग और जैविक डेटा के विकल्प पर काम शुरू किया। इसमें आइडिया यह था कि पूरी बड़ी आबादी को भेजने के बजाय सिर्फ ह्यूमन एम्ब्रियोज या बायोलॉजिकल मटेरियल भेजा जाए। वहां पहुंचकर ऑटोमेटेड सिस्टम्स और मशीन्स की मदद से उन्हें विकसित किया जा सके। यह तरीका अभी भी एथिकल और टेक्निकल दोनों लेवल पर डिबेट का विषय है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं किया है। इसके साथ ही डिजिटल माइग्रेशन पर भी काम हुआ। इसका मतलब है इंसानी ज्ञान, भाषा, संस्कृति और तकनीकी जानकारी को डेटा के रूप में भेजना। यह तरीका इंसान को नहीं बल्कि उसके ज्ञान, संस्कृति और तकनीकी जानकारी को भेजने पर आधारित है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर इंसान खुद ना भी पहुंचे तो उसकी सभ्यता की बुनियादी जानकारी वहां मौजूद रहे। इन सभी विकल्पों पर काम करने का मकसद एक ही था, जोखिम को बांटना। अगर एक तरीका असफल हो जाए तो दूसरा सफल हो सके, क्योंकि पहली इंटरस्टेलर कॉलोनी में गलती की कीमत बहुत बड़ी होगी। अंत में वैज्ञानिकों ने यह साफ कर दिया कि इंटरस्टेलर कॉलोनी कोई एक मिशन नहीं होगी, यह दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया होगी। इसमें कई प्रयास होंगे, कुछ असफल होंगे और कुछ सफल, लेकिन हर प्रयास से सीख मिलेगी। आज की तारीख में इंसान अभी सौरमंडल से बाहर नहीं गया है, लेकिन उसकी तैयारी चल रही है। तकनीक धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और योजनाएं अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। यह सब इसलिए नहीं किया जा रहा कि इंसान रोमांच चाहता है, बल्कि इसलिए कि लंबी अवधि में जिंदा रहना चाहता है। इंटरस्टेलर कॉलोनी का विचार अब कल्पना नहीं है, लेकिन यह आज की जरूरत भी नहीं है। यह भविष्य के लिए एक सुरक्षा योजना है। अगर कभी पृथ्वी या सौरमंडल रहने लायक ना रहे तो इंसान के पास एक रास्ता खुला हो। यहीं पर यह चर्चा अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। इंसान अभी पृथ्वी पर है, लेकिन उसकी सोच अब सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रही। सौरमंडल से बाहर जाने की तैयारी इस बात का संकेत है कि मानव सभ्यता अपने भविष्य को लेकर गंभीर है और जोखिमों को समझकर आगे बढ़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।